Okay, student. Today, you know what? We are going to study very important chapter of economics, and the name of that chapter is what? The story of Palampur. So Palampur, we are going to study about a village, a countryside. एक गांव के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, एक विलेज के बारे में स्टडी करना है, तो थोड़ा बहुत फोकस करोगे आप, ठीक है? बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी बिलोंग हम लोग करते हैं क्या जिस कंट्री साइड से, गांव की तरफ से नहीं है, तो हम अपने गांव के बारे में समझ सकते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है? तो चलो पालमपुर की कहानी की बात हम लोग करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो पालमपुर जो एक जगह है, ध्यान देना, ये पालमपुर जो जगह है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, आइडियल विलेज के रूप में देखा कि भैया ये आइडियल विलेज है। प्रभु आप जानते हो ना आइडियल विलेज किसको बोलते हैं? आइडियल जहां पे टोटल फैसिलिटियां मौजूद है। टोटल फैसिलिटी का मतलब, पालमपुर की बात करें, टोटल फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे स्कूल्स है, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे रोड की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे बड़ी बात है कि ये कनेक्टेड है टाउन से। टाउन से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से पालमपुर को एक आइडियल विलेज के रूप में कहा गया है। गांव तो जानते ही हो आप, आज के हम देख रहे हो ना कि बिहार, अगर हम अपने स्टेट, पर्टिकुलर अपने स्टेट के गांव की बात करें तो देख लो कि लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंग टू मी नहीं, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ अवर स्टेट गवर्नमेंट, 15 स्टेट्स आर फेसिंग द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ फ्लड। फ्लड की प्रॉब्लम्स को हम लोग देख रहे हैं। इमेजिनरी विलेज है, यस इमेजिनरी विलेज है, मतलब अब ऐसा तो नहीं कि अगर मेरे गांव का नाम लेने का जलालपुर, अगर मेरे गांव की बात करें तो तुम लोग गुस्सा हो जाएगा, क्यों हमारे गांव का नाम क्यों नहीं लिया गया? आपके गांव के नाम ले जाएंगे तो फिर मैं तो गुस्सा नहीं होऊंगा, कोई दूसरा बंदा गुस्सा हो सकते हैं। तो एक ऐसे इमेजिनरी विलेज का नाम लिया कि इससे किसी को मतलब ही नहीं रहेगा, नहीं है, कोई नहीं बोला कि मेरे गांव का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे गांव का नाम, तो इमेजिनरी विलेज का ही नाम ले लिया उसने। पालमपुर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी फैसिलिटियां मौजूद है इस गांव में, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग एक आइडियल विलेज के रूप में देख सकते हैं। नहीं है कुछ और पॉइंट? देखो पालमपुर की जो आबादी है, ठीक है, जो जनसंख्या है, जब यहाँ के पॉपुलेशन की बात करोगे, पालमपुर के पॉपुलेशन की बात करोगे, पॉपुलेशन की बात करोगे तो इसमें हर एक वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, मतलब इसमें लेडीज, जेंट्स, आपने देखा ही है, आपके ओल्ड एज, यंग जनरेशन, बच्चे, सब एवरी वन इज जस्ट अवेलेबल हियर। और इस पॉपुलेशन की बात करोगे तो ये जो पॉपुलेशन है ये अर्निंग करने के लिए 2 पॉइंट्स के ऊपर टिका हुआ है, मतलब अर्निंग, अपने लाइवलीहुड को ये 2 तरीके से कमाते हैं, 2 सेक्टर से। पहला है तुम्हारा क्या चीज, मैंने बोला था फार्मिंग सेक्टर, फार्मिंग है, और दूसरा है आपका नॉन फार्मिंग। फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है? अब फार्मिंग एक्टिविटीज में स्टूडेंट देखो तो ये क्या है, तो एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटियां related to agriculture directly, मतलब वैसी एक्टिविटी जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है उसको हम लोग फार्मिंग सेक्टर बोलेंगे। और नॉन फार्मिंग का मतलब हो गया कि वो सारी एक्टिविटियां जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं है, एग्रीकल्चर से जुड़ी, हाँ, लगभग इसके पॉपुलेशन 450 फैमिलियां हैं, तो पॉपुलेशन लगभग 10,000 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू
टू एग्रीकल्चर, मतलब वैसी एक्टिविटियां जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं है उसको हम लोग नॉन फार्मिंग कहेंगे, ठीक है। तो फार्मिंग का मतलब एग्रीकल्चर, नॉन फार्मिंग का मतलब एग्रीकल्चर नहीं, ठीक है। तो ये दो ऐसे मेथड है जिसके वजह से लोग, मतलब जिसके मदद से लोग वहां पे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मिंग का मतलब एग्रीकल्चर, नॉन फार्मिंग का मतलब अदर। अब इसमें देखो नॉन फार्मिंग में क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है। नॉन फार्मिंग में तुम्हारा हम लोग कर सकते हैं बेकरी, इसमें कुछ लोग टीचर का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ड्राइवर होंगे, कुछ लोग शॉप चला रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटियां जो है वो नॉन फार्मिंग है, मतलब ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं है। तो मैंने बताया क्या था कि पालमपुर जो गांव है वहां पे लोग दो तरीके से अर्निंग करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। प्रॉब्लम है इसमें? स्टूडेंट टेल मी फास्ट। चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फार्मिंग की तरफ, देखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, फार्मिंग सेक्टर की तरफ अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप देख रहे हो, वेट, जैसा कि आप देखते हो कि हमारे देश में जो भी लोग अर्निंग करते हैं, अर्निंग जो करते हैं वो तीन सेक्टर्स के ऊपर टिका हुआ है, ये तो आपको पता ही है। तीन सेक्टर्स हमारे देश के लोग अर्निंग करते हैं। पहला आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन क्या है, टर्शियरी। टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। अब देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब मैंने बोला था क्या, इसकी प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ये आरएम का मतलब रॉ मटेरियल। तो इसमें मैक्सिमम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर भी तो आप जानते हो, एग्रीकल्चर का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल क्रॉप्स इन आवर फील्ड, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन लार्ज स्केल। ये ना है कि हमारे यहाँ जो क्रॉप्स हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, एग्रीकल्चर। वो सब एग्रीकल्चर पॉइंट में आएगा। तो एग्रीकल्चर को भी तीन तरीके से हम लोग डिवाइड कर ले क्या, एग्रीकल्चर को भी हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान देना, पहले ये मैं अर्निंग के पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद हम लोग फिर पालनपुर में चले जाएंगे। ध्यान देना, इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा क्या, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मेथड्स। सेकेंड तुम्हारा होगा इंटेंसिव, इंटेंसिव, और तीसरा आपको कमर्शियल, कमर्शियल, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, ओल्ड मेथड्स, ये पुराना मेथड था तुम्हारा एग्रीकल्चर का। इसमें क्या होता था, तो लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटेड क्रॉप्स होता था। इंटेंसिव की बात करोगे तो देखो यहाँ पे, ये पहले क्या होता था कि सपोज करो कि हमारे पास, हमारे यहाँ पॉपुलेशन की कमी थी, ठीक है। तो हमने जितना भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया वो हमारे लिए सफिशिएंट था, उतना हम लोग अपना यूज करते थे, यूज करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। बट आगे चल के आपने कि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा। ध्यान देना, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा। तो जब जनसंख्या आपके स्टेट में, जब आपके देश में बढ़ रही है, oh no, CBSE स्कूल रीओपनिंग अपडेट। तो मैंने बताया कि सपोज, तो छोड़ो भाई, एग्जांपल देख लो। सपोज एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, इसमें 5 मेंबर्स हैं और इसके पास इतना फील्ड है, ठीक है। तो ये लोग मिलके इसमें इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि जो नीड है, ये 5 लोगों की पूरी हो जा रही है।
लेकिन आगे आने वाले समय में क्या हुआ कि ये 5 लोग जो थे वो किसमें बदल गए, 15 लोग में बदल गए, 5 का 15 हो गया। तो क्या जमीन भी 3 गुना ज्यादा बढ़ गया? क्या जमीन उतना ही है, लैंड सफिशिएंट था। मैंने आपको बताया कि लैंड सफिशिएंट है, उतना ही है, आबादी बढ़ती चली गई। तो क्या पुराने मेथड्स का यूज करके आप यहाँ पे क्या वर्कआउट कर सकते हैं? क्या ये 15 लोगों की जरूरतें पूरी कर पाएंगे? नहीं। तो हमें जो हमारा प्रिमिटिव मेथड, यहीं पे हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 1960 के बाद। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब कि हमारे किसानों ने अपने फार्मिंग में, अपने एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक को ऐड करना शुरू कर दिया। मतलब तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सपोज करो कि अब ये 15 लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये ओल्ड मेथड जो था, ये प्रिमिटिव मेथड था, इसको उन लोगों ने खत्म किया और यहाँ पे अप्लाई किया इंटेंसिव मेथड। इंटेंसिव मतलब मॉडर्न टेक्निक यूज कर लिया, मॉडर्न टेक्निक यूज किया, और जिसकी वजह से ये अब ये जो 10 केजी यहाँ पे उत्पादन कर रहे थे, अब ये 100 केजी के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब तो इससे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव मेथड का मतलब क्या था, ओल्ड मेथड्स, जिसमें ओल्ड तरीके से बीज यूज किए जाते थे, ओल्ड टेक्निक ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज किया जाता था, तो इससे प्रोडक्शन जो था वो लिमिटेड था, ठीक है। बट आगे आपने क्या देखा, इंटेंसिव, मतलब आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को जिया लिख रहा हूं, farmers start to add modern techniques, मॉडर्न टेक्निक को ऐड किया और यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन प्लस प्लस हुआ, मतलब क्रॉप आपका यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नो यस, देखिए कहने का पॉइंट है कि देखिए मॉडर्न मेथड का यूज अनुष्का ने लिखा है यहाँ पे कि थ्रू मॉडर्न मेथड्स to increase the production of crops in which quality will decrease and quantity will increase intensive farming, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि सपोज करो कि अगर आप बता रहे हो कि उसकी क्वालिटी घटी, ठीक है, तो कहने का मतलब इस मॉडर्न मेथड पे जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको खा के हम लोग भी तो जी रहे हैं। एवरीबडी इज टेकिंग द सेम मिल्क व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय आवर फार्मर्स, हमारे किसान जो। तो ये कहने का पॉइंट सही है कि पहले की जो क्वालिटियां थी वो क्वालिटी आज के डेट के क्रॉप्स में नहीं है, कुछ उनकी क्वालिटी में गिरावट आई है, नो डाउट, कुछ डिक्रीमेंट तो है। लेकिन कहने का मतलब है कि सपोज करो कि भूखे मरे, होता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जब कुछ नहीं मिलेगा उससे अच्छा कुछ तो मिल रहा है, वही काफी है। तो अब आपने देखा क्या इसके इंटेंसिव में ये कर दिया हमने क्या भाई कि पॉपुलेशन को खिलाना है, तो इसलिए यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग को अपनाना है, ठीक है। अब आगे आपके किसान जो थे फार्मर्स, उन लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई देखो एक बात है कि हम लोग माना कि खेती करें, ठीक है, नो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब देखिए फोकस उनका ये नहीं था। देखो क्रॉप्स भी दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, क्रॉप्स को भी तुम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, इसमें तुम्हारा फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप, ठीक है। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट ये टोटल क्रॉप पे ना पड़ेगा, चाहे वो फूड क्रॉप है चाहे कैश क्रॉप है, उसमें केवल राइस एंड व्हीट की बात। खैर राइस व्हीट तो ठीक है, उस पर तो फोकस था हमारे, सब चीजों पे फोकस। जो रिवॉल्यूशन होगा तो उसका असर किसी एक ग्रेन पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चावल उत्पादन करेंगे तो उसमें हम यूरिया डीएपी डालेंगे, और अगर वही कॉटन या जूट उत्पादन करेंगे तो उसमें केवल मैनुअल जो है उसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक, ऑर्गेनिक मेथड का यूज करेंगे। तो ये सबके लिए हुआ, चाहे वो ऑर्गेनिक, चाहे वो कैश क्रॉप हो या फिर फूड क्रॉप्स हो, हर जगह पे आपको इस मेथड को यूज किया गया। और आज देख रहे हो कि आपका देश जो वो वेल डेवलप तरीके से वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ये पॉइंट नहीं कह सकते यहाँ पे। अब देखो आगे पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अब हमारे किसानों ने इस चीज को सोचा कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं, चलो ठीक है खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से जो हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है
उस क्रॉप के प्रोडक्शन से केवल हम लोग केवल अपने खाने तक ही सीमित रख रहे नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इसको और भी ज्यादा ग्रो करना है और मार्केट में सेल करके इससे पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि जब पैसे आएंगे, वेट, पैसे जब आएंगे तो उस पैसे का यूज करके हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ अच्छा दे सकते हैं, अदर फैसिलिटियां दे सकते हैं, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे, तो फार्मर क्यों नहीं चाहे कि उनके बच्चे पढ़े लिखे। तो फार्मर ने जब चाहा तो उन लोगों ने क्या करा, ये सिस्टम को बदल दिया। उन लोगों ने इसमें मॉडर्न, अब इसमें HYD सीड्स यूज किया तरीके से, इट्स प्योर इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक का यूज किया तरीके से, और यहाँ पे आपका जो क्रॉप था वो आपका सरप्लस हुआ, सरप्लस होना शुरू हो गया। सरप्लस का मतलब सपोज करो कि एक फार्मर है तो इसको 100 केजी चाहिए पर ईयर अपने फैमिली के लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्रोडक्शन 300 केजी हो गया, तो ये 200 क्या हुआ, उसका सरप्लस हो गया। 200 जो वो सरप्लस हो गया उसका, अब वो क्या करेगा कि सरप्लस को क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा, और सेल करके जो पैसे कमाएगा उस पैसे का यूज करके अपने फैमिली के लिए वर्कआउट करेगा। तो ये आपके किसानों ने, अपने फार्मर्स ने अपने इस एटीट्यूड को बदला कि नहीं, अब केवल यही वर्कआउट करने पे नहीं मतलब है, ठीक है। आगे आप देखोगे, ध्यान दो, आगे मैं बात कर रहा हूं, आपको ध्यान देना, सेकेंडरी सेक्टर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बात कर लें। देखो 1990 के बाद आपके स्वामीनाथन जो थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जिनकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत आपके देश में हुई, ठीक है। अब बात करो सेकेंडरी सेक्टर की, देखो इसमें भी कुछ लोग अर्निंग करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ लोग अर्निंग करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस, मतलब ये जो है यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया, इस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में सप्लाई किया। अब इंडस्ट्री क्या करेगा, तो ये जो रॉ मटेरियल था इसको FG के रूप में कन्वर्ट किया, फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट किया। तो इंडस्ट्री भी तुम्हारे दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, एक तुम्हारा हो जाएगा जैसे ऑर्गेनाइज्ड, और एक आपका हो जाएगा जैसे अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कोई बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन अपने को अनम्यूट करके बताओ मेरे को, एनीवन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? फास्ट, एनीवन? एनीवन? अनुष्का? अगमय, अब्दुल्ला, कोई भी? एनीवन? ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस है? अंशु, शिखर, कोई बताएगा? एनीवन? ओके चलो ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं तुमको ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज डिफरेंस।
सबसे पहला ऑर्गेनाइज जो है ये कनेक्टेड विद गवर्नमेंट, समझ लो कि अंडर गवर्नमेंट कर लो, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है तो इसको कर लो फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेखा जोखा नहीं है, गवर्नमेंट भी आ जाता है। सेकंड यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे बंदे जॉब करते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी लेती है गवर्नमेंट, जॉब सिक्योर है। वहां पे नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या है ऑर्गेनाइज में फिक्स सैलरी, भैया यहाँ पे क्या है नो फिक्स सैलरी, सैलरी नहीं है वहां पे कोई फिक्स, किसी को 2000 दिए, किसी को 10,000 दिए, किसी को 15,000 दिए, किसी को 20,000 दिया, अपने मन मुताबिक तरीके से है। तो समझ लो कि टर्म इज, हाँ समझ लो कि ऑर्गेनाइज का मतलब, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है जहां पे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, उसे हम लोग ऑर्गेनाइज बोल देंगे। और अनऑर्गेनाइज की बात करोगे जहां पे एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑनर ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी का जो ऑनर है वो जो चाहता है उस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, वो सब तुम्हारा अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा ये पॉइंट। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में कोई डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, यस नो? ओके 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 ओके, अब चलो टर्शियरी सेक्टर की तरफ। भैया ध्यान देना बड़े तरीके से, पहला पॉइंट देखो मैंने लिखा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो अंडर गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ते हैं। अनऑर्गेनाइज की बात करोगे वो इंडिपेंडेंट होता, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जाओगे तो पॉइंट है क्या चीज मैंने बताया था, ऑर्गेनाइज में क्या जॉब सिक्योर होता है, अनऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योर नहीं होता। ऑर्गेनाइज में सैलरी लोगों की फिक्स होती, अनऑर्गेनाइज में सैलरी फिक्स नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। बुक्स अपने सामने रखना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बुक है इकोनॉमिक्स का बुक है वो सामने आप लोग रखोगे, बिकॉज इस टॉपिक के बाद फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद मैं आपसे एक टॉपिक पूछूंगा, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, आप लोग को बताना है। अब देखो टर्शियरी सेक्टर मतलब ये, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसको भी दो तरीके से डिवाइड करा आपने, एक करा आपने फॉर्मल और एक करा इनफॉर्मल। इसमें भी वही है पॉइंट, यहाँ पे ये अंडर गवर्नमेंट, ये फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, इसमें फिक्स सैलरी, नो एक्सप्लॉइटेशन, इसमें जॉब सिक्योर है। मतलब ऑर्गेनाइज वाला, ये जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज की बात किया था मैंने, ऑर्गेनाइज इसमें एंट्री करेगा, अनऑर्गेनाइज उसमें चला जाएगा। जॉब सिक्योर है, इसमें नो जॉब सिक्योरिटी। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर में हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग अपने पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जिसके पास बुक है वो बंदा अपने हैंड को रेज करेगा, किसके पास बुक है ये बताओ। अभी बुक सामने कौन रख के बैठा है, एनीवन?
तो चलो अनुष्का, आप अपने को अनम्यूट करोगे और एक एक पॉइंट मेरे को बताओगे, ठीक है? एक एक टॉपिक आप डील करोगे, एक एक टॉपिक बताओगे, जो जो टॉपिक है, ठीक है? तो बोलो पहला टॉपिक क्या है? बुक ओपन करो, पहला चैप्टर, पहला टॉपिक बोलो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे देखो क्या पॉइंट कहना चाह रहा है, ठीक है? इस ये तो कंप्लीट हो गया आप लोग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करोगे तो किसी भी प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है? तो सबसे पहले लैंड, इसको फिक्स एसेट कहते हैं। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल मतलब आपका जो पैसा लगेगा उसकी बात कर रहा है। और इसके बाद फिजिकल, मतलब ये इसमें ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है। तो लैंड हो गया, कैपिटल मतलब ये पैसे की बात कर रहा है, मनी। और ये ह्यूमन कैपिटल मानो जो लेबर का काम करेगा, इसमें भी दो हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा स्किल्ड और दूसरा हो जाएगा अनस्किल्ड। तो स्किल्ड है जो ये इंजीनियर्स हो गए, और अनस्किल्ड है वो जो लेबर ग्रुप के हो गए, लेबरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है? और मनी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो? रॉ मटेरियल ला सकते हो, टेक्नोलॉजी ला सकते हो, ट्रांसपोर्ट का खर्च दोगे, या फिर अदर जो भी एक्टिविटियां हैं, अदर फैसिलिटियां उनमें खर्च करोगे। और इन सबको इस एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए आपको लैंड की जरूरत है, ठीक है? तो ये है प्रोडक्शंस के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। कोई दिक्कत इसमें? अगला टॉपिक बोलो अनुष्का, अगला पॉइंट बोलो। फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग का मतलब तो मैंने बताया ही है कि लगभग 60 to 70% लोग जो फार्मिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं। दूसरा देखो एक और पॉइंट, दूसरा एक और पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि सपोज करो कि फार्मिंग की बात करोगे पालमपुर में, तो जब से इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बढ़ी है, मतलब पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी होने कंटिन्यू होने लगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आने लगा आपका, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपका किसके ऊपर पड़ा? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, छोटा एग्जांपल देख लो, हमारा स्टेट जो है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि देखते हो कि फैन चलाने का तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता। वहां पे क्या है, वो सारे स्टेट में आप बात कीजिएगा, फिक्स कैपिटल, फिक्स लैंड जो है वो फिक्स कैपिटल हो गया। फिजिकल कैपिटल मतलब जो करेंसी, मैंने पैसा बोला वो पैसे की बात कर। वर्किंग कैपिटल मतलब हमारे लेबर जो हो गए वो लेबर हो गए। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या कि दूसरे स्टेटों में क्या है कि वहां पे अगर बारिश नहीं हुई तो पानी चाहिए तो क्या करेंगे, केवल स्विच को ऑन करेंगे, वाया इलेक्ट्रिसिटी पानी यहाँ पे खेतों तक पहुंच गया। हमारे यहाँ ऑन करेगा तो पंखा तो चलता नहीं है, पानी की व्यवस्था करेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं होता, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो इसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ा? एग्रीकल्चर। क्यों? बिकॉज अब इस इलेक्ट्रिसिटी ने एग्रीकल्चर के ऊपर ये असर डाला कि यहाँ पे इरिगेशन अब क्या हो गया, इजी बन गया, जिससे कि किसानों को और प्लस पॉइंट। अपना किसान को बारिश के ऊपर जीना है ना कुछ करना है, उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उन लोगों ने अपने आप पंपिंग सेट बैठा लिया, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरिगेशन अपने फील्ड तक पानी पहुंचा रहे हैं, जिससे कि बेस्ट तरीके से उनका खेती हो रहा है। तो ये भी उन लोगों ने पॉइंट आउट किया। अब प्लस 1960 के बाद जो ग्रीन रिवोल्यूशन आपके देश के अंदर आया, तो उस टेक्नोलॉजी को भी इन लोगों ने अपने पास ऐड किया, और ऐड करके आज आप देख रहे हो कि वो लोग अच्छे तरीके से, मतलब इमेजिनरी गांव है, इससे मतलब अब आज हर गांव की बात की जा रही है, वो इमेजिनरी पालमपुर को लेकर हर गांव की बात कर रहा है कि हर गांव में देखिए तो लोग फैन के नीचे बैठते हैं, टेलीविजन पे न्यूज देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, नहीं है रेडियो सुनते हैं, खेतों में पानी नहीं पटाते हैं।
बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज अलग, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आता है तो देखना हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, चिल्लाकर जल्दी करो लाइट आ गया, जल्दी मोबाइल चार्ज में लगाओ, मोबाइल चार्ज में लगाओ, और देख रहे भाई इन्वर्टर चार्ज हो रहा कि नहीं, चार्ज हो रहा कि नहीं। बस पंजाब में वहां पे तो खैर लाइट ही नहीं जाता, बट अगर लाइट गया और फिर आया तो भाई जल्दी ऑन करो, पानी खेतों में पहुंचाओ। तो हमारी लाइफ बस स्मार्ट चीजों तक ही सीमित है, हम लोग केवल अपने फायदे को देखते हैं, वो भी फायदा तो नहीं है, वो नुकसान ही है, केवल अपने लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, खैर आगे इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़े। अनुष्का अगला टॉपिक क्या है? How is land distributed between the farmers of Palampur? अब देखो लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो देखो ये आपके भी गांव में ऐसा होगा, हमारे गांव में भी होता है कि सपोज ये लैंड है, अगर हमारे गांव में लोग हैं, ये पीपल हमारे गांव में, तो दो तरह के लोग हैं, एक लैंड लॉर्ड है, एक लैंडलेस फार्मर है। तो अगर आपके गांव में अगर 100 लोगों की संख्या है तो इसमें से 90 लोग फॉरेन, इसमें से 10 लोग ही हैं जो कि लैंडलॉर्ड रूप में, और 90% लोग जो है 90% लोग जो यहाँ पे लैंडलेस है। और जो लैंडलेस है वही आपका एडिशनल वर्क करते हैं, वही आपके इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, वही आपके कहाँ पे नॉन फार्मिंग सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बस चला रहे हैं, कुछ लोग कार चला रहे हैं, कुछ लोग दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को चला रहे हैं, नहीं है। तो कहने का मतलब ये कौन है जिनके पास अपना जमीन नहीं है, अपना लैंड नहीं है, जो एग्रीकल्चर को परफॉर्म नहीं कर सकते, इस तरह के लोग जो है वो इंगेज है अदर एक्टिविटीज में। ठीक है, तो जहां ज्यादा जमीन जिसको मिल गया, देखो महात्मा गांधी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था जब अंग्रेज हमारे देश से गए तो। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम था ग्राम दान, भूमि दान। उसमें क्या था कि भाई जितने भी जमींदार लोग हैं, जैसे मैं आप बात करूं 1950 के बाद जमींदारी प्रथा को आपकी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। मतलब जमींदार लोग जैसे मैं आप देख रहे हो कि यहाँ पे छपरा में ही चले जाओ तो इंपीरियल पब्लिक स्कूल का नाम आपने सुना होगा। तो इंपीरियल पब्लिक स्कूल जो है वो हथुआ महाराज का है। ठीक है, हथुआ का है, वहां का जो महाराजा है उनके अंडर में है। तो कहने का मतलब है कि जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे जमीन को कब्जे में करना शुरू कर दिया, गरीबों को डोनेट करना शुरू कर दिया। जब इनका जमीन इनके पास ज्यादा है, लेके गरीब जिसके पास जमीन है उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया, लो भाई अपने पास रखो, खेती वेती करो, जो करना करो। तो ये जो जमीन के पॉइंट्स की बात की जा रही है, जैसे मैंने वही पर पॉइंट बताया कि जिसके पास जो ज्यादा जमीन था उसके पास से लेके जो लैंडलेस थे उसको दिया गया। लेकिन पालमपुर में ऐसा दिखाया गया कैसे कि अभी भी वहां पे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो बड़े फार्मर, बिग फार्मर्स है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लैंडलेस है, जिनको उनके फार्मिंग में एज ए लेबर काम करना पड़ता है या फिर एडिशनल कोई अदर वर्क करना पड़ता नहीं है। तो इस तरह के भी है, कुछ छोटे फार्मर्स भी इसमें है, नहीं है। तो ये सब पॉइंट है लैंड का डिवीजन, आप अपने गांव में भी देख सकते हो। अगला क्या टॉपिक अनुष्का? नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में तो अभी मैंने आपको बता दिया, नॉन फार्मिंग का मतलब जिसमें बेकरी हो गया। नॉन फार्मिंग में जैसे मैं कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए हैं, कुछ लोग दुकान खोल लिए, कुछ लोग बस चला रहे हैं, कुछ लोग कार चला रहे हैं, कुछ लोग टांगा चला रहे हैं, नहीं है। तो ये सब तुम्हारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। तो मैंने क्या बताया, ये 90% लोग जो है, 90 लोग जिनके पास अपना जमीन नहीं है, क्या करेंगे? जब जमीन नहीं तो खेती क्या खास करेंगे? तो जो ही काम कर सकते हैं, या तो लेबर के रूप में क्या काम करो। तो अगर लेबर के यहाँ पे काम कर तो वो भी काम क्या है, परमानेंट है, वो सीजनल काम है। अब धान का खेती करेगा तो धान के जब टाइम आएगा तब तक जाके उसमें तुम काम करेगा, और जब काम खत्म हो गया इसका मतलब आप बेरोजगार हो गए। तो जब बेरोजगार हो गए तो अर्निंग के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, कुछ एडिशनल वर्क करेंगे। एडिशनल वर्क वही हम लोग एडिशनल वर्क को बोलते हैं नॉन फार्मिंग सेक्टर। नॉन फार्मिंग मतलब जिसको एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है। हो जाएगा। अगला पॉइंट बोलो सर, अकॉर्डिंग, बोलो सही है। ऑल द टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। टॉपिक खत्म हो गया, ये चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में चलो। तब सेकंड चैप्टर बोलो क्या है? पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज ए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग इसको भी थोड़ा पर डिस्कस कर लें, या फिर पहले ही चैप्टर पे कुछ और आप लोगों को टॉपिक कुछ क्वेश्चन करना है तो उसको चेक कर लो। फर्स्ट चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन और करना हो तो देख लो, उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे। एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलते कि एसएसटी पढ़ना तो बुक सामने रखना है।
क्वेश्चन दिया है सामने, नीचे देखो तो। यस सर। बोलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन पे डिस्कस कर लो। Modern modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? Yes. अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि अगर एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा, मॉडर्न एग्रीकल्चर में, अब देखो मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है, ध्यान देना, मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। बताइए कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो हो रहा है उसमें ज्यादातर इंडस्ट्री के बने हुए सामानों का यूज किया जा रहा है। क्या आप एग्री हैं? मुझे नहीं लगता कोई डिसएग्री करेगा। देखो छोटा एग्जांपल, मॉडर्न फार्मिंग की बात। मॉडर्न फार्मिंग क्या चाहिए? ट्रैक्टर लगाए खेतों को प्लॉ करने के लिए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लगाए, सीड लगाए, अलग अलग तरह के टूल्स लगे, और पंपिंग सेट, वाटर इरिगेशन के लिए। और ये सब चीजें कहां पे बन रही है? इंडस्ट्री में बन रही है। तो क्लियर है क्या? यस, आई एम 100% एग्री विद इट कि आज के में मॉडर्न फार्मिंग जो है उसके बाद वी कांट इमेजिन अबाउट मॉडर्न फार्मिंग विदाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बिना मॉडर्न फार्मिंग के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, बिकॉज इंडस्ट्री के बने हुए सारे के सारे आउटपुट जो है वो आप अपने इनपुट के रूप में यूज करते हो। तो नो इंडस्ट्री, नो आउटपुट, देन हाउ विल यू यूज इनपुट्स to convert primitive methods into modern farming? It is completely impossible. ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसको आप अपने तरीके पे लिखोगे। अगला क्वेश्चन बोलो क्या है? How did the spread of electricity help farmers in Palampur? ओके, अभी आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहां पे कर रहे हैं, और फार्मर्स जो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहां पे कर रहे हैं। फार्मर्स जो है वो क्या करेंगे, देखो सब अपने अपने जरूरत की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग की बात करोगे तो हम लोग को क्या भाई, स्मार्ट क्लास लेना है तो हमारे मोबाइल चार्ज होने चाहिए, लैपटॉप चार्ज होना चाहिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज यहाँ पे करेंगे। फार्मर्स क्या है कि भाई अगर हमें जीना है तो हमारा फील्ड जो वो रिचार्ज होना चाहिए, तो फील्ड कैसे रिचार्ज होगा, जब उसको वाटर मिलेगा। तो वाटर कैसे मिलेगा? तो आज खैर अभी का टाइम तो जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तो ऊपर वाले ने इतना ना वाटर दे दिया कि कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर कहने का पॉइंट क्या है कि हमारे फार्मर्स, पालमपुर के जो किसान थे, जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर ऊपर, भाई रेनफॉल, बारिश होगी, बारिश होगी तब तो एग्रीकल्चर होगा, नहीं हुआ तो बारिश नहीं, एग्रीकल्चर नहीं। बट आज तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि अगर बारिश हो या ना हो, बटन को आपने ऑन किया, थ्रू वाया इलेक्ट्रिसिटी आपके खेतों में पानी पहुंच गया, और इससे एग्रीकल्चर हमारे किसान को एक कंफर्ट मिला, इरिगेशन में हमें सुविधाएं मिली, जिससे कि हमारे किसान जो थे पालमपुर के, उन लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और ये उनके लिए बेनिफिशियल हुआ। तो ये प्लस पॉइंट है। आगे अगला क्वेश्चन, Is it important to increase the area under irrigation? Why? यस इट इज 100% इम्पोर्टेंट। ये पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट है कि इरिगेशन, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझ रहे हो? क्वेश्चन का मतलब क्या, एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ाना जरूरी है। अरे इरिगेशन ज्यादा बढ़ाएगा मतलब एग्रीकल्चर बढ़ा रहा है। तो एग्रीकल्चर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन। Increase in production. रॉ Increase in production. मटेरियल का प्रोडक्शन, और रॉ मटेरियल जितना ज्यादा बढ़ेगा उससे क्या होगा? आपने देखा ना कि कुछ कॉटन ही नहीं रहेगा, जूट ही नहीं रहेगा, तो कॉटन जूट नहीं रहेगा तो फिर इंडस्ट्री कहां से रहेगा? कॉटन जूट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कॉटन जूट इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो फिर टेरिटरी सेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर बोथ आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्या, प्राइमरी सेक्टर। तो कहने का मतलब है कि इरिगेशन बढ़ने का मतलब है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ, और जितना ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ करेगा तो उसमें एग्रीकल्चर में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
प्लस उसके थ्रू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नहीं है, इससे रॉ मटेरियल का विकास प्लस हमारे देश का इकोनॉमिकल लेवल जो है वो थोड़ा बहुत डेवलप कर जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए इरिगेशन सिस्टम को तो बढ़ाना एकदम 100% जरूरी है, क्योंकि इरिगेशन अगर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, और एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन वेल डेवलप होगा। Therefore, here agriculture is must if our country wants to stand first. So next question. Construct a table on the distribution of land among the अभी तो तुम अपना कर 450 लेना, families. ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, टेबल बना लीजिएगा, कितना परसेंट किसको जमीन है, कितना किसान है, कितना दुकान लगा रहा है, ये सब आप देख लीजिएगा। चलो अगला बोलो। Why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wages? देखो कहने का पॉइंट क्या है, वेजेस बढ़ना घटना। अब इमेजिन करो, छोटा एग्जांपल देखो, आज लॉकडाउन का पॉइंट है, ठीक है, आज पूरा देश जो है वो कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है, फाइट कर रहा है इससे, ठीक है। अब आज छोटा सा एग्जांपल देखो, देखो छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जब क्वांटिटी बढ़ती है क्वालिटी उसकी घट जाती है, और जब क्वांटिटी घटती है तब उसकी क्वालिटी बढ़ती है। छोटा सा एग्जांपल देखो, पहले आपका क्या था, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, छपरा में, चलो छपरा की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो जान रहे हैं छपरा की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक वी मार्ट था, ठीक है, एक वी मार्ट, लोग भीड़ लगा के वी मार्ट में जाते थे, यार गजब चलते हैं यार, कपड़ा देखने ये है वो है, जिससे लाते हैं, क्या कपड़ा देख रहे हैं, एक एक ड्रेस 500 600 1000 2000 3000 4000 सब रेट में मिल रहा है, और नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं। तब तक भी मार्ट के बगल में भी टू खुल गया। अब इसने बोला जा, मेरा तो कंप्यूटर पर गया, कंप्यूटर पर गया, तो इसने बोला कि चलो भाई एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, कि लोग उधर आ जाए मेरे पास आए, नहीं है। दो के बीच में जब कंपटीशन हो तो फायदा किसको हुआ, कस्टमर को फायदा होगा। तब तक इधर की तरफ एक तीसरे ने खोले भी बाजार, एक ने खोल दिया मेगा मार्ट टाइप में, एक ने साई बाजार, पता नहीं कितने कितने कपड़ों का शोरूम टाइप में खुल गया। अब क्या हुआ, एक ने बोला भैया बाय वन गेट वन फ्री, एक पे एक फ्री, दूसरा बोला गया, उसके बाद जब बताओ एक पे दो फ्री, तीसरे बोले एक पे दो क्यों, एक पे तीन फ्री, दूसरे बोला मेरा पूरा दुकान फ्री ले जाओ, नहीं है। तो कहने का पॉइंट क्या है कि जिस तरीके से, तो मैंने आपने क्या देखा कि पालनपुर के जो लेबर है उनका वेजेस बहुत कम है इन द कंपेरिजन ऑफ क्या उसका मिनिमम जो वेजेस होना चाहिए। क्यों, बिकॉज पालनपुर में पॉइंट क्या है कि वहां पे कोई एडिशनल वर्क नहीं है, अभी ध्यान देना, वहां पे या तो फार्मिंग है या फिर आप लेबर का काम करोगे। तो कहने का मतलब है कि आज अब एक छोटा एग्जांपल अभी देख लो, अभी देखो कि लगभग लोग बेरोजगार अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है। आज के डेट में देखिए एक छोटा एग्जांपल कि आज कोई स्कूल बोले भाई हमको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, भाई हम भैया मैं 10,000 में काम करूंगा, चलो मेरे को 5,000 दीजिए, आप क्या काम करेंगे, अरे 2,000 तो मैं आपके यहाँ काम करूंगा। बिकॉज इंसान मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। और वहीं पे सपोज ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तब सिचुएशन क्या था भैया, इतना बिकॉज आदमियों की कमी है, नहीं है, वर्कर की कमी है। अब देख लो ना कि वर्करों की कमी है। देखो छोटे एग्जांपल देख लो कि जो इंडस्ट्रियां हैं, चाहे आप आउट ऑफ बिहार की मैं बात करूं, चाहे वो हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, वहां पे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो सारे के सारे जो बिहार के लेबर थे वो तो बिहार में चले वापस चले आए। अब वहां पे क्या हुआ, इंडस्ट्री है लेकिन लेबर ही नहीं है, क्योंकि सारे लेबर कहाँ आ गए, बिहार में, हमारे स्टेट में चले आए। अब वहां पे क्या है कि वहां पे कम लेबर है, 1 2 3 4 लेबर। अब वहां पे चुनना पड़ा, भैया भैया हमारे यहाँ के काम करो, हमारे कंपनी में तुमको ये फैसिलिटी देंगे, ये फायदे देंगे, क्यों आप क्या काम करें, तो बगल वाला कंपनी है फिर वहां पे भैया मत जाओ, अब हमारे यहाँ काम करो, ठीक है, हम आपको इतना पेमेंट करेंगे प्लस पीएफ ये वो अलग अलग फैसिलिटी हम आपको देंगे। तो क्या हुआ, क्वांटिटी जब घटी तो वहां पे जो लेबर्स बचे हैं उनकी क्वालिटी बढ़ गई, नहीं उनका डिमांड मार्केट में बढ़ा, तो उनका डिमांड जब बढ़ा तो उनके ऊपर हो गया भाई मेरे को इतना पेमेंट करोगे तो मैं आपका काम करूंगा, नहीं तो आप अपना दूसरा लेबर खोजे, तो दूसरा लेबर है ये नहीं तो खोजेगा किसको को, तो क्लियर है कि वो आपका डिमांड करेगा। तो वही अगर सपोज करो कि इससे पहले क्या था कि पूरे के पूरे लोग वहां पे भीड़ ऐसे मतलब कंडीशंस में थे, तो इसके लिए इससे क्या होता था कि उनके पास लेबर खोजना आसान था कि एक क्वार्टर हो गया तो दूसरा आ गया, दूसरे क्वार्टर हो गया तो तीसरा आ गया, तीसरे क्वार्टर हो गया तो चौथा आ गया, नहीं है। तो ये पॉइंट है, तो पालनपुर में भी यही पॉइंट है कि पालनपुर में लेबरों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है और वर्क वहां पे बहुत कम है, तो वहां पे क्या है कम पेमेंट में भी लोग वहां पे काम करने के लिए क्या है, तैयार है, रेडी है, तो इसलिए पालनपुर का सिचुएशन ऐसा है। अगला क्वेश्चन पूछो स्टूडेंट। What are the
What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use examples to explain. देखो एक ही जमीन से आप कितना ज्यादा वो कर सकते हो। अब एक मल्टीपल क्रॉपिंग एक वर्ड आता है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब देखते हो कि जमीन इतनी सी है, इस जमीन में हमने क्या किया, यहाँ पे इस साल में 2 बार 3 बार हमने इसमें क्रॉप प्रोड्यूस कर लिया, इधर वीट कर लिया। मल्टीपल क्रॉपिंग मॉडर्न मेथड। हाँ भाई मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये जमीन है, सपोज इसमें इधर मक्का बो लिया, बगल बगल में चारों तरफ सरसों मस्टर्ड है उसको मैंने ग्रो कर लिया, प्लस इसको जल्द 2 महीने में कट करके यहाँ पे गेहूं मैंने प्रोड्यूस कर लिया, गेहूं को कट करके यहाँ पे धान की खेती मैंने कर ली। तो जमीन एक है और एक साल में उस जमीन से हमने क्या 3 4 5 तरह के क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर दिया। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। एक जमीन से आप कई चीजें को प्रोड्यूस कर सकते हो। नहीं तो जितना ज्यादा मॉडर्न टेक्निक का यूज करोगे उतने ज्यादा तरीके का आपका वर्कआउट हो रहा है। तो ये पॉइंट को बता रहा है। अगला बोलो सर इसे एग्जाम्पल भी देना था। एग्जाम्पल भाई खेती की बात कर लोगे, आपके फील्ड की बात करोगे, फार्मिंग की बात एग्जाम्पल दे दोगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो आपका एग्जाम्पल सिंपल से बता दोगे आप। अगला डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। फार्मर का वर्क क्या होगा, अभी तो इसको तो आपको खुद लिख लेना है कि फार्मिंग का काम क्या है। वो जमीन जो है, जमीन में वो खेती करेगा, वो खेती अलग अलग मॉडर्न फार्मिंग करेगा। टारगेट वही है कि खेती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करके पैसे कमाए। नहीं है तो खेती बस उसका एक पॉइंट है। अगला क्वेश्चन बोलो। How do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? अब देखो बड़े फार्मर्स जो है, ठीक है, अब देखो बड़े फार्मर्स जो है छोटे फार्मर्स के बीच में डिफरेंस देखोगे तो छोटे फार्मर का मतलब जिनके पास कम जमीन है या फिर जो लैंडलेस है, ठीक है, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, तो उनका तो इनकम जो है वो बड़े फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। भैया हमारे 8 घंटे काम करोगे 100 रुपए देंगे, काम खत्म, तुम्हारा इनकम उतना ही तक सीमित है। बड़े फार्मरों की बात करोगे तो वो क्या करेंगे, वो बड़े फार्मर्स जो है वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं और लोन लेके उन लोगों ने क्या करा, खेती एग्रीकल्चर के ऊपर लगा दिया। उन लोगों ने वहां पे जो सरप्लस प्रोडक्शन उसको मार्केट में सेल करके उससे ज्यादा ज्यादा पैसे कमा लिए। उस माने अलग अलग मेथड। तो बड़े फार्मर जो उनका इनकम जो है बहुत ही ज्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ दोस हु आर क्या स्मॉल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स हैं। ये पॉइंट करोगे आप। ये सब तो खैर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है जो कि आप खुद कर सकते हो। अगला बोलो, क्वेश्चन बोलिए अगला। What are the non-farm production activities taking place in your region? Make अरे a short आपके list. क्षेत्र में नॉन फार्मिंग कौन कौन सी एक्टिविटियां हो रही हैं? अभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ लोग टीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जनरल स्टोर खोल के बैठे हैं, कुछ लोग पुलिस हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग एडवोकेट्स हैं, कुछ लोग ड्राइवर्स हैं। अरे ये सब है ना, ये सब क्या है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। तो आपके लोकेशन में क्या क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसको लिख दीजिए, 2 4 पॉइंट हो गए खत्म। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन बोलो। What can be done so that more non-farm production activities can be started in villages? देखो व्हाट कैन बी डन, अब देखो इसके लिए क्या है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है उसमें लोगों को और भी ज्यादा इंगेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें इंगेज करने के लिए गवर्नमेंट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा होगा। अब सपोज करो कि आज के डेट में देख रहे हो कि क्या गवर्नमेंट जो है वो लोन गरीबों को प्रोवाइड कर रही है। मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस, मतलब लगभग 60% पॉपुलेशन हमारे देश का बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। तो वो जो लोग हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन ही है, उनके पास एक ही काम है एडिशनल वर्क करना, या तो रिक्शा खींचेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे दिस करेंगे, बस इतना ही। इससे उनका लाइफ स्टाइल जो वो लिमिटेड रह जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों को लोन प्रोवाइड देना शुरू कर दिया कि भैया ये लोग, वो लोग क्या करना चाहते हो, तो सर क्या करना चाहते हैं, वो जो डेयरी फार्मिंग बोल रहे हैं, कितना पैसा चाहिए, 1 लाख लो, 1 लाख रुपए लो। देखते हो ना आपके यहाँ देखते कमिटी बना होता है, बंधन बंधन बैंक वाले जो आते हैं वो आपके घर तक आके आपको लोन देके जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को देखते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटियां होती हैं। दूसरी और भी एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग होता है, देख रहे हैं न्यूज़पेपर क्या करते हैं लोग, उसको क्या करते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को ले सकते हैं और न्यूज़पेपर को कट करके उसको बैग टाइप में बना सकते हैं, पॉलिथीन बैग बना सकते हैं जिसमें, और उसको थोक थोक, हम लोग जहाँ पे यूपी में मैं जब रहता था तो वहां पे हम लोग के बगल में इस तरह के लोग करते थे वर्कआउट। तो वो लोग क्या करते हैं, घर के पूरे फैमिली जिसमें 2 घंटे बैठ गए सब लोग, अब बैठ के उन लोगों ने क्या करा, कट कट करके इलेक्ट्रिसिटी है कंटिन्यू, उन लोगों ने वर्कआउट किया,
और लगभग 2000-3000 पैकेट बना लिया और सुबह में गए आप 500-600 रुपए दुकानदार से लिया पैकेट को दे दिया। तो ये रोज का उनका बिजनेस था। जैसे मैं 500-1000 रुपए उन लोगों ने लिया, जब 1000 रुपए मेरे पास है, 1000 मैंने क्या किया, 100 रुपए का पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर ले लिया। आज 100 रुपए का न्यूज़पेपर घर पे लाया, मैं केवल 2 घंटे पूरे फैमिली बैठ के उन लोगों ने कट किया उसको। रात के टाइम जब भी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पे कंटिन्यू कट किया उसको, तुरंत ही बैग बनाया उसको, बना के अब पूरा थोक भाव में सुबह ले जाएगा मार्केट में बेच दिया उसको हमने, 1000 रुपए फिर मेरे को मिल गया। फिर उधर पे जब आए तो 100 रुपए का पेपर लेकर आए घर पे, लेके चले आए पेपर, फिर उसका अगले दिन। तो ये भी आपका पॉइंट है, ये भी छोटा सा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। कुछ लोग पॉइंट क्या करते हैं, जैसे मैं पॉटर कुम्हार की बात कर लो, पॉटर लोग वो क्या करते हैं, मिट्टी का घड़ा बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं, वो भी आपका क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। कुछ लोग और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी गाड़ियां प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वो सब चीज भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिसमें लोग खाना खाते हैं ना, वो जो प्लेट जो होता है, वो प्लेट की भी छोटी छोटी मशीन लगा के वो प्लेट को बना रहे हैं, अब प्लेट को बना के मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कुछ लोग मोमबत्तियों की फैक्ट्री छोटी छोटी लगा देते हैं, मोमबत्ती बना के उसको मार्केट में। तो ये नॉन फार्मिंग एक छोटी छोटी एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हो। तो ये कब गवर्नमेंट आपको इस पे लोन देती है, आप इसको स्टार्ट कीजिए, आप अपनी एबिलिटी के आधार पर ये वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। और बोलो सर, क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्वेश्चन भी खत्म। तो ये बताओ इस चैप्टर में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? सर इसमें लग रहा है कुछ टॉपिक बच रहा है। बोलो, तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि बोलो क्या बच रहा है। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, देखो छोटा सा एग्जांपल देखो, ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले के टाइम में आप रोडवे का कंडीशन देखो कि दिन में भी लोग को टॉर्च लेके आगे बढ़ना पड़ता था, मतलब ऐसे ऐसे रोड था, नहीं है एकदम जंपिंग पॉइंट्स पे। आज आपने कहते हैं गवर्नमेंट ने रोडवे पे भी फोकस किया, तो रोड पे फोकस के बाद क्या है कि गांव से टाउन में आने में, जब पहले क्या था कि जैसे मैं हमको क्या होता था कि हमको अगर अपने घर से 15 किलोमीटर दूर छपरा टाउन में कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ता था, 50 रुपीज दिया मैंने, 50 रुपए मैंने दिया, और वो जो गाड़ी वाला था वो रोड इतना ना डैमेज होता था कि रोड ऐसे ऐसे गाड़ी लगता था कि अब एक्सीडेंट ना हो जाए, और धीरे धीरे करके वो लेके आता था। तो इससे क्या होता था कि 50 रुपए वो एक आदमी ले रहा है, लेकिन उसका ऑयल ज्यादा खर्च हो रहा है, तेल ज्यादा खर्च हो रहा है। अब उसने क्या किया, अब रोड जब गवर्नमेंट ने बना दिया तो उसका क्या हुआ कि अब उसका टाइम कम बचा, मतलब टाइम ज्यादा बच गया, उसका सेव हुआ। अब जो पहले 1 घंटा लगता था उसको यहाँ पे आने में, अब उसको 15 से 20 मिनट लगता है आने में, तो इससे उसका तेल भी बच गया और फेयर 50 का 85 रुपए ले रहा है। तो इससे फायदा किसको हुआ, उसको। तो रोडवे का जो मतलब कि मॉडर्नाइजेशन होगा उससे फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी फैसिलिटियां बढ़ेंगी और इस क्षेत्र में भी ज्यादातर हम लोग के पास क्या सुविधाएं मौजूद हो जाएंगी। तो ये भी पॉइंट है। और बोलो सर एक और टॉपिक है सर, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो सरप्लस फार्म प्रोडक्शन की बात मैंने क्या करा, मैंने यही ना बताया कि सपोज किसान अगर 100 केजी उसके फैमिली वालों को लगता है, अगर वहां पे 300 केजी उसके यहाँ प्रोडक्शन हो गया तो 200 क्या उसका सरप्लस प्रोडक्शन है। वो क्या करेगा, उसको लेके उसको मार्केट में ले जाकर सेल करेगा। तो मार्केट में ले जाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट को पकड़ेगा, भैया इधर इधर टेम्पो वाले इधर आओ, ये मेरा 200 केजी इसको मार्केट तक लेके जाते, तो इससे टेम्पो वाले को भी फायदा हो गया, उसका जो फेयर था वो फेयर कॉस्ट उसको आ गया, उसको भी फायदा है। प्लस मैं यहाँ से टाउन में ले गया, वहां पे ले जाकर मैंने सेल किया तो उससे मुझे भी फायदा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करेंगे तो एक के फायदे से दूसरे को भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, तो इससे आपके बेनिफिट्स होते हैं। और बोलो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में क्या कैपिटल चाहिए, तो मैंने बताया था क्या, इसके पहला तो लैंड आपको चाहिए, उसके बाद आपका फिजिकल, आप तो मेहनत कर ही रहे हो, आप प्लस कैपिटल पैसा। आज के डेट में मॉडर्न फार्मिंग के लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में हर कंपोनेंट जो है वो पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। पैसे के मेरे एक कदम एक खेती नहीं कर सकते, तो पानी वो खाद आपके हो गए, मतलब कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर आपके जो इरिगेशन हो गए, या फिर जो सीड्स हो गए, या फिर जो लेबर जो लगाओगे उसका भी पैसा देना है। तो एवरीथिंग, मतलब बिना मनी के आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें चाहिए, आपको वर्कआउट करना है। और बताओ सर हु विल प्रोवाइड द लेबर। गांव से लेबर कौन जाएगा, लेबर कहने का मतलब मुकेश, अगर मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मुकेश अंबानी के घर पे थोड़ी ना मेरे यहाँ कोई काम करने आएगा। काम करने के लिए वही मैंने आपको क्या बताया, एडिशनल वर्कर, वो जो 60% लोग जो लैंडलेस है, लैंडलेस फार्मर्स जो है, नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है काम करने के लिए, आपके यहाँ काम करने कौन आए, जो बड़े फार्मर जो 10% है, उनके जमीनों में काम कौन करेगा, काम वही ना लोग करेंगे जिनके पास कोई भी वर्क नहीं है। वो जो लैंडलेस फार्मर्स है वो दे विल कम एज ए वर्कर इन देयर फील्ड, तो फील्ड में वो काम करने के लिए आएंगे। जिनको एडिशनल वर्क की जरूरत है, जिनके पास रोजगार के साधन बहुत कम है, वेरी लेस, दे हैव अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी।
और बोलो। Will the land sustain? अब देखो ये क्वेश्चन, विल द लैंड सस्टेन, ये अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि लैंड सस्टेन होगा कि नहीं होगा। बिकॉज जिस तरीके से धड़ल्ले से आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि आपका जो फर्टाइल लैंड है वो इनफर्टिलिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, बैरन लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाए। नहीं है तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस मिट्टी में जो इनऑर्गेनिक पूरा फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हो उसको मिनिमाइज करो आप, नहीं है उसको ओवर यूटिलाइज मत करो। एक ही बार देखो, गांधी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि नेचर हैज गिवन अस सफिशिएंट रिसोर्स व्हिच वी कैन यूज टू फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड्स। मतलब नेचर ने उतना आपको दे रखा है जिससे कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बट अब लालच पूरा करना चाहोगे तब तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से धड़ल्ले से आप ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो सॉइल का, ज्यादा से ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन के चक्कर में पड़े हो, उसके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड कर रहे हो, तो एक ऐसा समय आ सकता है, टाइम विल कम व्हेन द फर्टाइल लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड, बंजर जमीन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्लियर है कि वो सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो इससे नुकसान होगा हम लोग को, तो इसलिए आपको मिनिमाइज करना है। अगला बोलो, एनीथिंग एल्स? No, sir. और कुछ पूछा भैया? और कुछ पूछना? फिर खत्म होगा सर टॉपिक्स। टॉपिक खत्म? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन? तो ये सब देखो, ये सब टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप अपने तरीके से अपने गांव को देख के समझ लो। हाइब्रिड सीड्स है ये भैया, हाइब्रिड सीड है नहीं है जिसमें एक धान लगाएगा तो उसमें से कम ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये टेक्निकल सब चीजें हैं जिसको आप लोग क्या जी अपने गांव में भी देख के इस चीज को समझ सकते हो कि क्या है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करें, इसका नोट्स कर लो कि नोट्स मेरे को सेंड करना पड़ेगा? आग में बोलो। HY भी हाइब्रिड सीड्स, ये सब हाइब्रिड है। ओके, नोट्स सेंड कर देंगे, चलो ठीक है, ओके नोट्स में सेंड करा दूंगा। एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है आप लोग को? कुछ और पूछना है आप लोग को? ओके, तो क्या करें, ब्रेक लें यहाँ पे? गुड डे। ओके